नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और ये हमारा खास शो जो अपने व्यूअर्स के लिए हम लेकर आते हैं ताकि उनकी मदद कर सकें पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। कोई भी कंफ्यूजन अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड या अपने सवाल रिलेटेड आपके पास है तो आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी एडवाइस ले सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए आप हमारे व्हाट्सएप का, ये है 7045220000। इसके अलावा yourmoney@nw18.com पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। और हमारे साथ आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी बनी हुई हैं। प्रबलीन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्वेरीज लेंगे उससे पहले बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है बिहेवियरल बायस। ये बिहेवियरल बायस होता क्या है जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, कैसे इम्पैक्ट करता है ये आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को। सबसे पहले तो बेसिक्स ही बताइए प्रबलीन, क्या होता है ये? जी। नमस्कार दीपाली। बिल्कुल, आई थिंक नॉट ओनली इन्वेस्टिंग बट दीपाली, आई थिंक अगर हम अपनी लाइफ के ब्रॉडर डिसीजंस को भी देखें तो हमारे कुछ ना कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज होते हैं चीजों को लेके। राइट फ्रॉम कि आपको क्या खाना पसंद है टू आप कई बार चीजों के लिए मना कर देते हैं कि मुझे पसंद नहीं है। तो अगर आप किसी से पूछें कि क्या आपने ट्राई किया है तो वो कहेंगे नहीं, मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता, या मुझे लगता है मुझे पसंद नहीं आएगा। सो हम लोग कई बार बहुत ज्यादा प्री कंसीव नोशंस के साथ चलते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। एंड इस टाइप के बायसेस छोटे-छोटे हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी का भी हिस्सा होते हैं, जहाँ पे वो हमारी डिसीजन मेकिंग को थोड़ा-सा क्लाउड करते हैं और हम उतना क्लैरिटी से नहीं सोच पाते। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सही तरीका है, बट हम कहीं न कहीं बायस्ड होते हैं उस सिचुएशन में। और इस टाइप के बहुत सारे कॉग्निटिव और बायसेस के ऊपर स्टडीज़ की गई हैं दीपाली, जो हमने देखे हैं सालों में। अ, एंड दैट इज़ व्हाई एक पूरी स्टडी है जहाँ पे हम बिहेवियरल बेसिकली इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का जो एक पूरा स्ट्रीम है वो निकल के आता है कि जो इन्वेस्टर्स का खुद का टेम्परामेंट है, उनके जो फीलिंग्स हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, और डिफरेंट इन्वेस्टर्स कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, वो उनके इस टाइप के बायसेस से गवर्न्ड होता है। और इसका एक आउटकम ये हो जाता है कि कई बार जो एक ऑप्टिमल डिसीजन आपको फाइनेंस में लेना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे हमें एक ज़्यादा फंडामेंटली लाइक एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखने की ज़रूरत है, वो हम कई बार नहीं रख पाते हैं। सो बहुत भिन्न तरीके के ये बायसेस एग्ज़िस्ट करते हैं, जो हमारी हर रोज़ की दुनिया और हमारी इन्वेस्टिंग की दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। हुँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपने जैसे समझाया बिहेवियरल बायस के बारे में, आम तौर पे क्या कौन-कौन से वो बिहेवियरल बायस हैं जिससे इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होके उनके पोर्टफोलियोज़ इम्पैक्ट होते हैं? कौन सी वो कॉमन चीज़ें हैं जो आपने नोटिस की? जी। सो इसमें हमारे पास दीपाली अबाउट 4-5 इम्पोर्टेंट बायसेस हैं जो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, एंड आई थिंक उसमें जो टॉप पे आता है वो होता है रीसेंसी बायस। यानी कि जो भी घटना हाल ही में घटी होती है, हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मान लीजिए अभी हमने साल भर से देखा कि सोना-चांदी बहुत चला है, तो सडनली सबका ध्यान उसी पे चला गया और कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमें उसमें निवेश करना चाहिए। इक्विटी ने कोई रिटर्न नहीं दिए तो अब इक्विटी से निकल जाना चाहिए। इक्विटी आज भी अगर हम देखें तो 1.5 साल में नेगेटिव है, निफ्टी 50 के रिटर्न्स भी। ऐसे में आपको लगता है कि जो अभी हाल ही में हुआ है ऐसा ही ना चलता रहे। सो जो भी हमारा रीसेंट पास्ट होता है, उसके डिसीजंस हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। ये पहला बायस हो गया, रीसेंसी बायस। बिकॉज़ यहाँ पे हम किस एसेट क्लास में अपना पैसा डालना चाहते हैं, किस कैटेगरी में, किस स्कीम में, ये बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है उससे। सेकंड जो बायस हम अक्सर देखते हैं इन्वेस्टर्स में, वो है लॉस अवर्शन। शायद दीपाली, एज इन्वेस्टर्स आप और मैं भी एग्री करेंगे कि पैसा कमाने की जो खुशी है उससे ज्यादा दुख हो जाता है अगर पैसा आपका नीचे जा रहा हो, जब आप नेगेटिविटी देख रहे हैं कि आपका नेगेटिव में रिटर्न्स है आपके पोर्टफोलियो में। और इसके ऊपर एक स्टडी भी की गई थी, जिसपे ये बताया गया है कि जो पैसा घटने का जो गम है वो 2 गुना होता है
पैसा बढ़ने की खुशी से। सो ट्वाइस आपको फील होता है वो पेन। सो लॉस एवर्जन बायस क्या करता है, निवेशकों के माइंड को थोड़ा-सा कहीं न कहीं उनके माइंड में एक ऐसी चीज़ ले आता है कि मेरा पैसा कहीं और ना गिर जाए। तो हम देखते हैं कि कई बार अगर वो इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, तो जब मार्केट्स गिरने लगती हैं, वो अपनी एसआईपी को रोकना चाहते हैं या उस स्कीम से निकलना चाहते हैं जहाँ पे उनको लॉस दिख रहा है। बिकॉज़ वहाँ पे लॉस एवर्जन आ गया, यानी कि आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं कि मुझे नेगेटिव रिटर्न्स या लॉसेस ना दिखें अपने पोर्टफोलियो में। एंड जैसे हम एमपी के डेटा देखते हैं, शुरुआत में मुझे लगता है मार्केट्स मैच्योर हो रही हैं, पर पहले ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया था कि जब लगातार मार्केट्स लंबे समय के नेगेटिव में होती थी, तो आप इक्विटी से आउटफ्लो ही देखते थे। आजकल आई थिंक इन्वेस्टर्स स्टिल इस बायस को थोड़ा ओवरकम करके निवेश करना चाहते हैं जब मार्केट्स नीचे जाती हैं। सो ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट बायसेस हैं। थर्ड बायस दीपाली है फेमिलियरिटी बायस। एंड आई थिंक इससे अगेन हम सब प्रभावित होते हैं क्योंकि हमें फेमिलियर चीजें पसंद आती हैं। हम अक्सर उन्हीं दोस्तों से मिलना चाहते हैं जिनको हम जानते हैं। हम उन्हीं जगहों पे जाने में कंफर्टेबल होते हैं जिनको हम समझते हैं, हम जाते रहते हैं। एंड एसेट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निवेशक भी फेमिलियरिटी ढूंढते हैं। लोगों को रियल एस्टेट ज्यादा समझ में आता है, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट समझ में आता है, तो इसीलिए ज्यादा पैसा सोना हो गया। ये सारे एसेट्स में अगर हम देखें तो एक इंडियन हाउस होल्ड का सबसे ज्यादा पैसा लगा भी हुआ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बायस से प्रभावित है और इक्विटी में डालने में उस फेमिलियरिटी को उनको छोड़ना पड़ता है और वहां पे शायद जिसको एक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। सो ये एक इंडियन हाउस होल्ड का अगर हम एक पोर्टफोलियो देखें तो हमें बहुत अधिक देखने को मिलता है फेमिलियरिटी बायस। फोर्थ नंबर पे जो आता है दीपाली, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये हो गया फ्रेमिंग बायस। अब फ्रेमिंग बायस क्या है कि हमारे इर्द गिर्द इतनी इंफॉर्मेशन है और हम इंटरनेट की दुनिया में हैं। आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबली एक वॉर चल रही है यूएस एंड इसराइल की ईरान के अगेंस्ट। तब भी आप किस इंफॉर्मेशन को क्रेडिबल माने ये बताना मुश्किल होगा, क्योंकि क्या चीज़ आपके सामने कैसे फ्रेम करके आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस करती है आपको नहीं पता चलेगा। सो बेसिकली अगर आप निवेश करने जा रहे हैं और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाए, पर उसमें से 4 पॉइंट्स छुपा दिए जाए, जैसे आपके रिस्क फैक्टर्स हटा दिए, आपको सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स दिखाए, तो आपका डिसीजन डिफरेंट होगा। अगर आपको पूरी पिक्चर दिखाई जाती है तो आपका डिसीजन डिफरेंट होगा, बिकॉज़ आपको पॉजिटिव्स भी पता है उस इंस्ट्रूमेंट के और रिस्क फैक्टर्स भी पता है। तो ये होता है फ्रेमिंग बायस और इसको हम स्पेशली ऐसे टाइम्स में देखते हैं जहाँ पे पुश प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं इंश्योरेंस के बहुत फायदे गिनाए जाते हैं, पर एक रिजिडिटी जो है कि आप 1 या 2 प्रीमियम के बाद तोड़ते हैं तो आपका कोई पैसा वापस नहीं आया, या जो एक रिजिडिटी है प्रोडक्ट की वो अक्सर डिस्कस नहीं होती है। एंड फाइनली इज द कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस मेरे ख्याल से हम सब अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं और हमने एक बार कोई चीज ठान ली कि नहीं ये ऐसे ही हो रहा है और मार्केट नीचे जाएगी, तो हम हर रोज कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज देखने लग जाते हैं कि देखा मैंने बोला था और मार्केट नीचे जाएगी, अभी पैसा मत लगाओ। यही कंफर्मेशन जो बायस है हमें पूरी पिक्चर देखने नहीं देता, बिकॉज हम एक होलिस्टिक व्यू नहीं लेना चाहते सिचुएशन का। हमने जो अपने मन में एक बार धारणा बना ली दीपाली, हम कहीं ना कहीं उसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और हम उसी इंफॉर्मेशन को पिक करने लग जाते हैं। उन्हीं लोगों से हम कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट सीख करने लगते हैं जो शायद हमारे थॉट प्रोसेस से अलाइंड है। तो ये हो गया कंफर्मेशन बायस। तो हम अपने जो एक बार हमारा थॉट प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा काउंटर नहीं करना चाहते हैं। सो आई थिंक ये 5 बायसेस हम अक्सर देखते हैं निवेशकों में, एंड स्पेशली इन टफर मार्केट्स जैसे आज हैं, जो इन्वेस्टर्स का पेशेंस और उनकी मेरे ख्याल से ग्रिट इन द मार्केट्स को टेस्ट कर रही हैं। बिल्कुल। तो इनफैक्ट इसको डिस्कस करने का पर्पस भी यही था कि ताकि इन्वेस्टर्स अवेयर हों, इसको समझें और स्मार्टली डिसीजंस लें, और इस तरीके के बायसेस आपके पोर्टफोलियोज को कब कैसे इम्पैक्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, वही बात यहाँ पर समझाई गई है और सब तरीके से आपको बताया गया है कि कैसे आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं या फिर आमतौर पे क्या कौन सी वो बातें होती हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होके हम डिसीजंस अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। पहले व्यूअर राहुल गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। राहुल नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैम मैं अपना पोर्टफोलियो आपको बेचा हुआ है। मेरी 1 लाख की एसआईपी चल रही है
और जो मेरी Okay. करंट वैल्यू हो गई है 1.7 करोड़ की हो गई है। और नेक्स्ट 18 ईयर्स में मेरा 15 करोड़ का टारगेट है। तो मुझे जानना था जो मेरा पोर्टफोलियो है वो सही है या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है उसमें मैम? ओके, आपका 18 साल में 15 करोड़ का लक्ष्य है और अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी बताई आपने? लगभग 1.25 करोड़। हाँ यस मैम, 2 करोड़। ओके, 1 लाख की आपके मंथली सिप चल रही है। तो आपके पास एडवाइस मिड कैप फंड 23,000, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप 22,000, 17,000 कोटक मल्टी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 15,000, बंधन स्मॉल कैप 13,000, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 10,000। इसके अलावा इनके एनपीएस भी चल रहे हैं जहां पर 45 लाख का कॉर्पस एनपीएस में, यहाँ भी मंथली एनपीएस 29,000 का है। तो एक साइजेबल अमाउंट का पोर्टफोलियो है इनका। और अच्छी बात यह है कि 1 लाख के सिप के लिए बहुत बड़ा पोर्टफोलियो इन्होंने नहीं रखा है प्रबलीन, बट स्टिल इनके फंड चॉइसेस पर आपकी राय क्या है और क्या सजेशन? बिल्कुल दीपाली, आई थिंक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, तो काफी पुराना पोर्टफोलियो है, बट ऑफ कोर्स इसमें नए स्कीम्स भी हैं, यानी कि शायद इनने कभी कुछ स्कीम्स का प्रॉफिट बुकिंग करके उसको री इन्वेस्ट किया होगा, बिकॉज जैसे बंधन इन्वेस्को ये बहुत ज्यादा पुरानी स्कीम्स नहीं है, 6-7 साल पुरानी स्कीम्स हैं। बट ओवरऑल गुड पोर्टफोलियो। हमारे पास लार्ज मिड कैप कैटेगरी है, मिड कैप है, हमारे पास फ्लेक्सी कैप भी है, हमारे पास स्मॉल कैप के 2 फंड्स हैं, बट दोनों काफी अच्छे हैं, सो कंटिन्यू किए जा सकते हैं। एंड इनके पास एक मल्टी कैप भी है, सो ओवरऑल एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो है। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कि राहुल जी के पोर्टफोलियो में सारे ही एक्टिवली मैनेज फंड्स है, कोई भी पैसिव स्ट्रैटेजी नहीं है, और इनका जो लक्ष्य है दीपाली वो काफी लंबे समय का है, विच इज अबाउट 18 ईयर्स। तो आई थिंक राहुल जी, आप अपने पोर्टफोलियो में गोइंग फॉरवर्ड जो एडिशन कर सकते हैं, वो आप एक लार्ज कैप पैसिव फंड जोड़ सकते हैं, विच कैन बी अ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। एंड अलोंग विद दैट आप एक मिड गोल्ड का फंड भी जोड़ सकते हैं, जो एक डाइवर्सिफायर की तरह आपके पोर्टफोलियो में एक्ट कर सकता है। गिवन द जियोपॉलिटिकल जो अभी सिचुएशन चल रही है, मेरे ख्याल से गोल्ड का एक जो रेलेवेंस है पोर्टफोलियोज में वो आगे भी बना रहना चाहिए, और हमें वो डॉलर के अगेंस्ट भी हेज देता है, तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको ऐड करके रख सकते हैं आगे चल के। एंड जब आप अपने लक्ष्य के करीब आ रहे हो, मान लीजिए अभी आपका 18 साल का लक्ष्य है, सो आज से 10-11 साल बाद आप थोड़ा सा हाइब्रिड्स ऐड करना शुरू कर सकते हैं, जो कल को आपकी रिटायरमेंट की फर्स्ट एसडब्ल्यूपी बकेट का काम करे। जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी काफी अच्छी हैं, आप एक हेल्दी पोर्टफोलियो ऑफ रफली 20 सीआर क्रिएट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 18 इयर्स अपने करंट एसआईपी एंड लमसम के साथ, और अगर ऑफ कोर्स आप स्टेप अप करेंगे तो आप उससे ज्यादा भी बना लेंगे। सो ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा आपने अब तक अपना निवेश किया है, एंड आपकी राइट एज पे आई थिंक आपने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा कॉर्पस साइज आप रीच कर चुके हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह राहुल के पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 18 साल में आप लगभग 20 करोड़ की राशि एक्यूमुलेट कर लेंगे, आपके लक्ष्य से कहीं ज़्यादा, और आपके पोर्टफोलियो को लेकर भी सलाह दी गई है। चलिए रुकना इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवाल करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके तमाम सवालों पर राय दे रही हैं प्रबलीन वाजपेयी। अब सवाल लेते हैं एक और। जयपाल ने एक सवाल भेजा है पुणे से। अपना जयपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा तो मेल बहुत लंबा है, मैंने आपको भेजा हुआ है। तो मैं एक्चुअली 2017 से एसआईपी कर रहा हूँ। जितने भी मेरी सैलरी थी तब से मैं एसआईपी कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने उसको बढ़ाया भी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड सम हेल्प फ्रॉम सम कलीग और ब्रोकर से। सो अभी तो मेरा इतना पोर्टफोलियो है। सो द थिंग इज दैट कि मेरा जो टारगेट मैंने आपको दिए हैं, बट द थिंग इज दैट कि मैं अभी खूब से खूब 10 साल और एसआईपी कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन एंड जॉब सिक्योरिटी टाइप थिंग्स। सो मैक्सिमम 10 साल में एसआईपी कर सकता हूँ, तो 2035 तक मैं एसआईपी कर सकता हूँ। देन आई विल पॉज इट, देन आई वोंट विड्रॉ एनीथिंग until unless कुछ इमरजेंसी हो, ओके, बट आई वोंट विड्रॉ इट, आई विल कीप इट एज लॉन्ग एज आई कैन कीप इट। बट कुछ मेरे टारगेट है, जैसे कि मेरे बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट हो जाएंगी आफ्टर 15 years, नाउ इज जस्ट 1 year old, देन घर बनाना चालू हुआ, जब मैंने सेटल इट आई विल मेक माय ओन होम। सो उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे, मतलब ये गोल फिक्स नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग अ डेडलाइन कि 10 years 15 years डाउन द लाइन दिस गोल विल अराइव। और उसके बाद मैंने कुछ अपने इमरजेंसी फंड भी बना के रखे हैं, जैसे कि मैंने 9 लाख रुपीज लिक्विड फंड में डाले हैं इन केस ऑफ सेकेंड इमरजेंसी फंड। ऑल्दो आई हैव नॉर्मल अमाउंट इन अराउंड 5 to 10 lakhs in my saving account just for first emergency fund.
यस। सो Okay. इस वे में ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मेरा पोर्टफोलियो सही है क्या? सेकंड थिंग, मेरा जो टारगेट है अराउंड 15 इयर्स में 5 to 10 करोड़ रुपीस, इफ आई नीड इट, तो विल आई एबल टू अचीव दिस? एंड कुछ और सजेशन हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। आपने हालांकि इन डिटेल अपना सवाल बताया, जहां पर आपकी 67,000 की सिप चल रही है, 87 लाख ऑलरेडी हैं। इन्होंने अपने गोल्स ही बताया, प्रबली डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास है। लंबा क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो भी इनका बड़ा है। क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए अपने गोल्स के मुताबिक, और फंड चॉइसेस कैसी हैं? जी, दीपाली, जयपाल जी को मैं ये बोलना चाहूंगी कि इनका जो इनने अभी हमें अमाउंट्स भी कुछ डाले थे कि इनको 2 करोड़ घर के लिए 7 से 10 साल में चाहिए होगा, 1 करोड़ बच्चे के लिए 15 साल में, 2 करोड़ रिटायरमेंट में 15 साल। सबसे पहले तो कि क्या ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट्स हैं या ये नहीं है? बिकॉज़ इसका मैं उदाहरण देती हूँ। सो ये जयपाल जी को करने की ज़रूरत है बेसिकली कि अपने जब आप गोल्स लिस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं 15 साल बाद 1 करोड़ चाहिए। अगर वो आज का 1 करोड़ है और हम उसको इन्फ्लेशन से इंक्रीज़ करते हैं, तो टेक्निकली उनको 3.6 करोड़ चाहिए होगा अगर हम 9% की एजुकेशन इन्फ्लेशन लें। अगर हम दीपाली उस 1 करोड़ को आज की रकम में देखें तो वो 41 लाख के बराबर बनती है। लाइकवाइज़ इनने 2 करोड़ का अपने लिए रिटायरमेंट का गोल रखा है 15 साल बाद। तो फ्यूचर में जो 2 करोड़ है, आज की जो 2 करोड़ की परचेज़िंग पावर अगर इनको चाहिए होगी, तो इनको करीबन 5 करोड़ चाहिए होगा। क्योंकि अगर ये फ्यूचर में 2 करोड़ लेके चल रहे हैं, तो वो आज के 83 लाख के बराबर हो जाएगा। सो सबसे पहले तो गोल प्लानिंग में आप थोड़ा-सा ये क्लैरिटी लेके चलिए कि आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल बिकॉज़ आपने ऑलरेडी एक एमएफ बैलेंस हमें दिया है 87 लाख का, एंड आप 67,000 की एसआईपी करेंगे, सो इन द नेक्स्ट 10 इयर्स आप अराउंड 4 करोड़ जमा कर सकते हैं, assuming 12% रिटर्न्स। बट एट द सेम टाइम अगर हम इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करें, तो आपके बहुत सारे गोल्स अचीव नहीं हो पाएँगे जयपाल जी, तो आपको थोड़ा-सा रीप्लानिंग करने की ज़रूरत है। अगर हम इन्फ्लेशन को नहीं लेके चलते हैं, तब पॉसिबल होगा कि आपने पहले घर के लिए थोड़े पैसे निकाल लिए, फिर आपके बच्चे के लिए भी थोड़े बच जाएँगे और कुछ पैसा आपकी रिटायरमेंट के लिए बच जाएगा। बट वो सही तरीका नहीं होगा प्लानिंग का। तो मुझे लगता है अपने सारे, जैसे आपका ईपीएफ भी होगा, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, मेरे ख्याल से आप एक प्रॉपर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, जहाँ पे इन्फ्लेशन को, करंट एसेट्स, लायबिलिटीज, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपकी फ्यूचर गोल की प्लानिंग हो। और जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, फॉर द टाइम बीइंग आपका, मेरे ख्याल से आपके पास एचडीएफसी जो मिड कैप है, मैं उसमें आपका थोड़ा अमाउंट बढ़ाने की सलाह दूंगी, और मैं एक लार्ज कैप में इंडेक्स फंड को जोड़ने की सलाह दूंगी। उसके अलावा आपके पास जो लार्ज मिड कैटेगरी है उसके फंड हैं, आपके पास कोटक का फ्लेक्सी कैप है, आपके पास मिराई का भी लार्ज मिड है, तो थोड़ी डुप्लीकेशन है। बट फर्स्ट थिंग इज आई थिंक आप थोड़ा सा स्मॉल कैप में इस टाइम पे, या जो लार्ज मिड कैटेगरी है जहाँ पे आपका ऑलरेडी साइजेबल कॉर्पस है, उससे कम करके अपने मिड कैप को बढ़ाइए और एक लार्ज कैप पैसिव फंड डालिए, एंड आप एक बार जरूर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर्ली करवाइए। ओके, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड। अकॉर्डिंगली आपको आपके फंड चॉइसेस पर, आपके गोल्स पर राय दी गई है। लेकिन क्योंकि आपके गोल्स काफ़ी सारे हैं, बड़ा पोर्टफोलियो है, तो एक बार बैठ के ज़रूर डिस्कशन आपको करना चाहिए। हालांकि मोटा मोटी बातें आपको प्रबलीन ने बताया आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड। क्विकली बात करते हैं पंकज से, हमारे साथ गुजरात से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। पंकज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। 42 साल इनकी उम्र है, मंथली सिप है 1 लाख की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 75 लाख, निवेश अवधि 18 साल की है। 18 साल में कितना कॉर्पस बन जाएगा जानना चाहते हैं, किसी फंड से निकलने की जरूरत है या फिर नहीं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 15,000, निपॉन मिड कैप 150 इंडेक्स 5,000, 5,000 निपॉन स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, 5,000 निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, एक्सेस लार्ज मिड कैप 5,000, 5,000 निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। सिमिलरली इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप, कोटक मिड कैप, टाटा डिजिटल, निपॉन पावर एंड इंफ्रा में 5-5 हजार है। देन अगेन 10,000 ईच 4 फंड्स में, जो कि इन्वेस्टको कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू, पराग पारिक, फ्लेक्सिकैप, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। काफी बड़ा पोर्टफोलियो है इनका, क्या सजेशन इनके लिए। जी, दीपाली, इनकी एसआईपी अच्छे अमाउंट की है, 1 लाख की है, करंट साइज ऑफ पोर्टफोलियो इज आल्सो गुड। तो 18 साल में एक भी काफी अच्छा साइजेबल अमाउंट ऑफ 12.88 क्लोज टू 13 करोड़ एक्चुअली क्रिएट कर सकते हैं, अज्यूमिंग 12% रिटर्न्स, जिसकी आज के टाइम पे भी अगर आप वैल्यू देखेंगे तो करीबन 4.5 करोड़ के करीब है। सो ओवरऑल गुड पोर्टफोलियो। 4 मिड कैप्स हैं, उनमें से एक
पैसिव और एक एक्टिव को ये कंटिन्यू कर सकते हैं। निपॉन को आप मत कंटिन्यू करिए बिकॉज़ आपके निपॉन की ओवर एलोकेशन है, और उसके अलावा आप एक कॉन्ट्रा वैल्यू जो कैटेगरी है उसमें से भी एक को ही कंटिन्यू करिए, एंड इवेंचुअली आपका गोल्ड ऐड हो सकता है, आपका सिल्वर ऑलरेडी है पोर्टफोलियो में। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। शो को तो समेटने का वक्त हुआ है। थैंक यू प्रबलीन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक में जाते जाते प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से। थैंक यू प्रबलीन अगेन, और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।